गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको शिक्षा प्रशासन संबंधी नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले हमने शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करवाया। पहला क्षेत्र था उसमें शिक्षा में नीतियों का निर्धारण। शिक्षा में किस प्रकार से हम नीतियों का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार से नीति बनाते हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली सफल हो। उसके बाद था शिक्षा में नियोजन। अब उसका क्रियान्वयन नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, आंकड़ों को, तथ्यों को एकत्रित करके, जैसे अनुसंधान का इसमें प्रयोग, नवीन टेक्निकों का प्रयोग करके। अब नवीन टेक्निक कब होगी? जब सर्वेक्षण अनुसंधान का रहेगा, ऐतिहासिक, क्रियात्मक या रिसर्च के माध्यम से आप नवीन पदार्थों को एकत्रित करेंगे तब नियोजन का प्रयोग होगा। उसके बाद बताया आपको शिक्षा वित्त, शिक्षा में धनोपार्जन, धन का उपार्जन, शिक्षा में वित्त का प्रयोग। उसके बाद बताया शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों के माध्यम से हम अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से सुग्राह्य, रुचिपूर्ण एवं लाभप्रद बना सकते हैं और बच्चों को किस प्रकार से उनका तर्क चिंतन मानसिक स्तर उच्च बना सके। उसके बाद था पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन के अंतर्गत बतलाया था आपको। अब ये सारी जो नीतियाँ थी उसके अंतर्गत का मूल्यांकन, अब इसका जो निचोड़ था वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जैसे निर्देशन, परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी ये कुछ अन्य जो तत्व थे, निर्देशन देना, परामर्श देना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, अनुसंधान के अनुसार नवीन खोज करना, प्रतिभाशाली बालक की समस्याओं को समझना या उनको समझाना, ये सारी जो चीज़ें आपको बतला चुके हैं। आज आपको शिक्षा प्रशासन संबंधी नवीन जो टेक्निक है उनके बारे में अध्ययन करवाएंगे। अब नवीन टेक्निक क्या है? जैसे रूढ़िवादी प्राचीन काल में जो परंपराएं चली आ रही थी उसको न अपनाते हुए नवीन प्रवृत्तियों के अनुसार नवीन टेक्निक के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती। पहले दंडात्मक व्यवस्था थी, पुरस्कार और दंड दो, क्या पुनर्बलन भी होते हैं ना हमारे, दंड देना, पुरस्कार देना। तो इनके द्वारा भी पहले बालक को कठोर अनुशासन के अनुसार रखा जाता था कि बालक ने कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो सारे दिन उसको क्या करते थे, गुरुकुल पद्धति में तो उनको ऐसा कठोर दंड दिया जाता था कि आप जाओ सारे दिन और जंगल में से लकड़ी बीन के लाओ या कुछ ऐसा कार्य सौंप देते थे। बालक सुबह का जाता और शाम को, अगर वो बालक ने काम नहीं किया तो उसको उससे भी ज़्यादा कठोर यातनाएँ दी जाती। उसके बाद में भी बालक को जैसे धूप में खड़ा कर देना, 4 घंटे 5 घंटे उनको मुर्गा बना देना, ऊपर हाथ कर देना, स्कूल विद्यालय के पूरे में चक्कर लगवा देना। ये कठोर जो प्राचीन जो सब परंपराएं चली आ रही हैं, जो शिक्षा की प्रशासन के संबंधी जो नवीन प्रवृत्तियां थी, जो रूढ़िवादी जो क्षेत्र थे उनको हटाते हुए नवीन प्रवृत्तियों में शिक्षा संबंधी परिवर्तन। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में अनेक रूढ़िवादी धारणाएं एवं सिद्धांत अमान्य हो रहे हैं। यह सिद्धांत अब मान्य नहीं ठहराया जाता। आज शिक्षा प्रशासन में समूह के सदस्यों की आपसी क्रिया प्रक्रिया का सिद्धांत मान रहे हैं। जो समूह है उनकी जो अपने अपने मत दे रहे हैं, वो आपका भी मत है, उसमें सामूहिक रूप से आपका भी मत मान्य होगा, आपका भी मत जो मान्य है, फिर मूल रूप से सबका निष्कर्ष करके कि अब हम आपको इस प्रकार से इन टेक्निकों के द्वारा समझाएंगे। तो सारे लोगों का क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत मान्य किया जाना है। शिक्षा प्रशासन में अनेक कारणों से परिवर्तन अपेक्षित है। छात्र संख्या की अत्यधिक वृद्धि, शिक्षा प्रशासन में अनेक कारणों से परिवर्तन अपेक्षित है। वो भी कैसे? छात्र संख्या की अत्यधिक वृद्धि, परिवर्तनशील समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताएं। छात्र संख्या की अत्यधिक वृद्धि किसकी? छात्रों की। और परिवर्तनशील समाज, परिवर्तनशील समाज, इसके द्वारा भी नवीन प्रवृत्तियां हमें अपनानी पड़ी हैं। आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक परिवर्तन आदि ऐसे कारण हैं जो शिक्षा प्रशासन में नवीन प्रवृत्तियों का विकास किया गया है। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या, पहले क्या किया जाता था? उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी।
आम लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं थी। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो सबके लिए शिक्षा देना अनिवार्य रूप से, सबके लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर समाज का परिवर्तनशील रूप, ये भी नवीन प्रवृत्तियों को जन्म देता है। अब इसमें किस किस प्रकार से नवीन टेक्निकों के माध्यम से शिक्षा प्रशासन संबंधी में विकास हुआ है या विकास कर रहे हैं। जैसे पहला है विद्यालय एवं समाज में समन्वय। पहला है विद्यालय एवं समाज में समन्वय। मैंने अभी आपको बतलाया था कि आज जो विद्यालय हैं वो समाज के अंतर्गत ही विद्यालय क्या है, एक छोटा रूप है समाज का ही, क्या विद्यालय। और दोनों ही एक दूसरे के क्या पूरक हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, समाज और विद्यालय। दोनों में ही समन्वय होना बहुत ही अत्यावश्यक है। मैंने अभी आपको बतलाया था कि जो अब गाँवों में जो लोग हैं, गाँवों में जो विद्यालय हैं, गांव के लोग इतने सजग हो गए हैं, अगर उनके बालकों की पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो सीधे जाके स्कूल पर क्या कर देते हैं, कोई टीचर लेट आया, कोई टीचर पढ़ाई नाराज आ रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही तो जाके एक होके गेट का ताला लगा देते हैं, आप हमारे बच्चों का भला नहीं कर रहे हो। तो समाज एवं विद्यालय में क्या होना जरूरी है, समन्वय। लोगों को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। आज विद्यालय और समाज एक दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं। उनके बीच के विकसित संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। शाला और समाज के संबंधों को विकसित करने हेतु उनमें समन्वय आवश्यक है। मैंने अब बताया ना, दोनों में इतना निकट संबंध आ गया, समाज और विद्यालय में दोनों ही जागरूक हो गए हैं, जिससे बालकों के विकास या भविष्य उज्जवल हो सके। तो दोनों में समन्वय बहुत ही जरूरी है, विद्यालय और समाज में समन्वय। अगली जो प्रवृत्ति है वो है व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण। वर्तमान में शिक्षा प्रशासकों को व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना आवश्यक माना जाना लगा है। इसी कारण बीएड व एमएड स्तरों पर भी शिक्षा प्रशासन एक विषय के रूप में अध्ययन के लिए निर्धारित किया जाने लगा है। वर्तमान में जो शिक्षा के क्या हैं, प्रशासक हैं, शिक्षा के प्रशासक, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप इन टेक्निकों के माध्यम से अपने बच्चों का स्तर बढ़ाइए। व्यावसायिक शिक्षा दे करके और सैद्धांतिक प्रशिक्षण देकर, व्यावसायिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी कारण से शिक्षा विभाग ने बीएड एवं एमएड में भी क्या है, ये लोक जो प्रशासन है, लोक प्रशासन का एक अलग से चैप्टर चलाया हुआ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। अगर आप प्रशासन करोगे, अपने बच्चों का किस प्रकार से आप प्रशासन करोगे, उसका अलग से समन्वय पाठ्यक्रम में किया गया है। तो व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी प्रशासकों को देना चाहिए। ये शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार बतलाया और नवीन टेक्निकों के अंतर्गत भी आता है। अगला जो नवीन प्रवृत्तियां है वो है जनसंपर्क की स्थापना। जनसंपर्क की
स्थापना। जनसंपर्क की स्थापना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन के संबंध में कहा है। पंडित नेहरू के अनुसार नेहरू ने कहा है कि शासन किसी उद्देश्य के लिए है। इसे क्या कहा है, यहाँ से देखिए, शासन किसी उद्देश्य के लिए है। शासन किसी उद्देश्य के लिए इसे एक हाथी दांत की कार्रवाई के हाथी दांत की कार्यवाही के लिए कार्रवाई के नियमों के अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य नहीं करना चाहिए। क्या कहा है, शासन किसी उद्देश्य के लिए है, इसे एक हाथी दांत की कार्रवाई के अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए। क्या कहा है, कोटेशन बहुत लंबा है, इतना आधा आधा करके समझो कि शासन किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, उद्देश्य के लिए है। किसके लिए, उद्देश्य के लिए। इसे हाथी दांत की कार्यवाही के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। हाथी दांत की जो कार्रवाई करते हैं हाथी दांत की तरह, उसके अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे नरगिस के फूलों के समान पूर्ण संतोष की दृष्टि से, नरगिस के फूलों के समान नरगिस के फूलों के समान पूर्ण संतोष की दृष्टि से, पूर्ण संतोष की दृष्टि से उसे अपनी ओर ही नहीं निरखना चाहिए। उसे अपनी ओर ही नहीं निरखना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, जनसंपर्क की स्थापना के अंतर्गत शासन किसी उद्देश्य के लिए इसे हाथी दांत की कार्रवाई के अनुसार नहीं करना चाहिए। नरगिस के फूलों के समान पूर्ण संतोष की दृष्टि से, नरगिस के फूल हैं उनको देखकर पूर्ण संतोष की दृष्टि से अपनी ओर, मूल रूप से क्या, अपनी ओर नहीं निखरना चाहिए। वास्तव में शासन प्रणाली को जनता का हित ध्यान में रखना चाहिए। अपनी ओर निरखने का मतलब स्वयं ही उसका स्वार्थ परक नहीं, जनता का भी इसमें क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए। वास्तव में प्रशासन प्रणाली को जनता का हित, ध्यान में रखना चाहिए।
स्वयं ही नहीं निरखकर, किसके हित में, जनता का ध्यान रखना चाहिए। जनहित जनसंपर्क द्वारा ही संपर्क है। बहुत बड़ी कोटेशन है कि नहीं, ये जो मैं लाइन जो भी बोल रही हूँ ये पंडित नेहरू जी ने कहा है कि जनसंपर्क की जो स्थापना है वो शासन के किसी उद्देश्य के लिए न कि हाथी दांत की कार्रवाई के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। नरगिस के फूलों के समान स्वयं ही नहीं रखना चाहिए। वास्तव में प्रशासन प्रणाली को जनता के हित का ध्यान रखना चाहिए। जनहित जनसंपर्क द्वारा ही संभव है। जनहित जनसंपर्क द्वारा ही संभव है। जनता का जो हित है वो जनसंपर्क द्वारा ही संभव है। अगर आप लोगों का संपर्क नहीं करोगे, उनके बीच मिलोगे जुलोगे नहीं, उनकी समस्या को नहीं जानोगे तो उनका हित किस प्रकार से होगा। अगली जो लाइन बताई है उन्होंने कहा है, अतः आजकल शिक्षा प्रशासन में आजकल शिक्षा प्रशासन में जनसंपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति स्थापित करने की प्रवृत्ति जनसंपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति अधिक विकसित हो रही है। अधिक विकसित हो रही है। अतः आजकल शिक्षा प्रशासन जनसंपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति अधिक विकसित हो रही है। इसी कारण जनता की समस्याओं को समझने एवं शिक्षा प्रशासन की बातों को जनता को बतलाने में जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में जनसंपर्क के द्वारा जनहित के विकास की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। तो जनसंपर्क की स्थापना है वो पंडित नेहरू के पूरे कोटेशन से समाप्त होती है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम जनसंपर्क नहीं करेंगे, लोगों के बीच घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनकी समस्या को नहीं समझेंगे, स्वयं स्वार्थवश जो कार्य करेंगे, तब तक आपका जो शिक्षा प्रशासन है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। जनहित में संपर्क करना ही संभव। आजकल शिक्षा प्रशासन में जनसंपर्क स्थापन करने की प्रवृत्ति अधिक हो रही है। आप जानते हो जब आपके वार्षिक एग्ज़ाम हो जाती है, जो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आ जाता है, फिर जो छुट्टियां आती हैं, उन छुट्टियों में सब बच्चों के घर पर संपर्क व्यवस्था की आज भी प्रवृत्ति देखी गई है। क्यों? कोई भी समस्या हो या उनके अभिभावकों की समस्या हो कि आपके विद्यालय में हमें इन चीज़ों की परेशानी हुई है। आज तो क्या मीटिंग भी होती है अभिभावकों की और शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत जनसंपर्क आपस में होता है। अगर कोई भी बच्चे कुछ सीख नहीं रहा है या फिर बच्चों को कोई कठिनाई महसूस कर रही है तो माता पिता स्वयं विद्यालय आकर उनकी जानकारी लेते हैं कि हमारा बालक कैसा चल रहा है। तो लोगों के बीच में शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत जो नवीन प्रवृत्ति है उसमें जनसंपर्क की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण बतलाई गई है। इसमें बच्चों का हित सर्वाधिक होता है। इसमें क्या पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में जनसंपर्क द्वारा जनहित के विकास की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। जनहित की, लोगों की जो विकास की प्रवृत्ति है वो विकसित हो रही है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है निर्देशन तथा मूल्यांकन को अधिक महत्व। अगली जो प्रवृत्ति है वो है निर्देशन तथा मूल्यांकन को अधिक महत्व।
निर्देशन तथा मूल्यांकन को अधिक महत्व। इसके अंतर्गत बतलाया है कि शिक्षा प्रशासन में निरीक्षण का स्थान निर्देशन ने ले लिया है। क्या निरीक्षण का स्थान किसने लिया है? निर्देशन ने। निरीक्षण नहीं किया जाता, अब क्या किया जाता है? निर्देशन किया जाता है। शिक्षा प्रशासन ने निरीक्षण के स्थान पर निर्देशन का स्थान ले लिया है। शिक्षा प्रशासक शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता, रुचियाँ, व्यवहार आदि जानने के लिए निर्देशन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सुधारात्मक कार्यों के लिए भी निर्देशन का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा प्रशासन शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता, रुचियाँ और व्यवहार में आवश्यकता, रुचियाँ एवं व्यवहार, इसमें निर्देशन का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षा प्रशासक के द्वारा। कैसे? उसकी क्या क्या आपस में जब निर्देशन देते हैं तब क्या करते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है उनको भी वो आराम से पूछ सकते हैं या जान सकते हैं उनसे। उनकी रुचि किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से क्या चाहते हैं, और उनके व्यवहार, क्या व्यवहार उनका अच्छा है, उनका जो व्यवहार के रूप में बच्चों के रूप में, बच्चों से जो प्रशासक होता है बच्चों से सारी जानकारी एकत्रित कर ले। कौन टीचर किस प्रकार का, कौन कार्यकर्ता क्या करता है, किसका व्यवहार कैसा है, किसकी रुचि किस में और उसको क्या आवश्यकता है। तो इन आवश्यकताओं के रूप में जानने के लिए निर्देशन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सुधारात्मक कार्यों के लिए निर्देशन का प्रयोग भी किया जा सकता है। पहले तो निर्देशन कर देते हैं आवश्यकता, रुचि और व्यवहार के द्वारा क्या क्या चाहिए। उसके बाद कुछ सुधारात्मक प्रवृत्ति जो मिलती है तो क्या उनको क्या दिए जाते हैं, निर्देशन दिए जाता है। किनको, कार्यकर्ताओं को या शिक्षकों को, जो भी विद्यालय संबंधी जो कार्यकर्ता है उनके लिए। निर्देशन की उपयोगिता की जानकारी हेतु मूल्यांकन करना भी प्रशासन को प्रभावी बनाने में लाभदायक है। शिक्षा प्रशासन के मूल्यांकन के उपयोगी तथा सफल होने के लिए यह आवश्यकता है कि निश्चित उद्देश्यों पर आधारित हो, विश्वसनीय हो, विस्तृत हो। निश्चित उद्देश्यों पर आधारित, जिस चीज़ के एम को लेकर हम चल रहे हैं, जिन लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जिन उद्देश्यों के आधारित को हम कितना प्राप्त किया, कितना हमने उनको पाया, उनको लेकर मूल्यांकन किया जाना। निर्देशन तथा मूल्यांकन के महत्व का उपयोग विश्वसनीय भी हो और विस्तृत भी हो। क्या हो? विश्वसनीय भी हो। विश्वसनीय यानी कोई गड़बड़ी ना हो, सब लोग उस पर विश्वास नहीं करें। ये नहीं कि अरे भ्रष्टाचार है, ये तो इसके तो ऐसे नंबर इतने आ गए। नहीं, किसी से भी जांच करवा लो, उतने ही एक्यूरेट बैठेंगे जितने उस टीचर ने उस बालक को दिए हैं। अगले स्कूल से या अगले किसी से भी उस बालक की कॉपी को जांच करवाना विश्वसनीय, और विश्वसनीय के साथ साथ इसमें विस्तृत भी हो, लगातार किया जाए। विस्तृत भी होना चाहिए हमेशा, विस्तृत और लगातार। ये नहीं एक बार करके छोड़ दिया मूल्यांकन, फिर कहाँ हमने उस बालक का मूल्यांकन कर लिया, हो सकता है उस बालक पीछे पिछड़ जाए। अगला जो आप मूल्यांकन करे हो बालक को 2 महीने का जैसे टारगेट बनाए, 2 महीना में बालक का इतना मूल्यांकन, 2 महीने बाद फिर या फिर 2 महीने बाद फिर। तो लगातार होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, सहयोगी भी हो तथा एक निश्चित चित्र प्रस्तुत करने वाला भी सहयोगी हो। और निश्चित चित्र मतलब उस जो विद्यालय में है, उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो भी वह बालक पढ़ रहा है, वो उसका एक मॉडल अर्थात आदर्श, वो अगर उसका मूल्यांकन हो, जैसे आज के हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट घोषित होता है 10th बोर्ड का और किसका, सीनियर बोर्ड का।
तो हम बताते हैं ना अपने अपने स्कूलों की मेरिट के, हमारे यहाँ से इस लड़की ने या इस लड़के ने टॉप किया है, तो वो उस विद्यालय का चित्र ही तो है, नमूना ही तो है, आइडियल ही तो है। तो उसी प्रकार से निश्चित उद्देश्यों पर आधारित, विश्वसनीय हो, विस्तृत हो और लगातार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो निर्देशन और मूल्यांकन का भी महत्व नवीन प्रवृत्तियों के रूप में विकसित किया जा सकता है। अगली जो नवीन प्रवृत्ति है वो है शिक्षा प्रशासन की लोकतंत्रीय होने की प्रवृत्ति। शिक्षा प्रशासन की लोकतंत्रीय प्रवृत्ति। शिक्षा प्रशासन की लोकतंत्रीय प्रवृत्ति होने की प्रवृत्ति। इसमें लोकतंत्रीय देशों में शिक्षा प्रशासन की लोकतंत्रीय होने की प्रवृत्ति अधिक सबल एवं विकसित हो रही है। सबल भी है और विकसित भी है। लोकतंत्रीय जो शिक्षा प्रशासन है उसमें निम्नलिखित रूप से जो लक्ष्य परिलक्षित होते हैं उनको हम बतलाते हैं। शिक्षा में संलग्न सदस्यों का शिक्षा में संलग्न सदस्यों का शिक्षा में संलग्न सदस्यों का नीति निर्धारण में अधिक सहयोग। नीति निर्धारण में अधिक सहयोग। शिक्षा जो प्रशासन की लोकतंत्रीय प्रवृत्ति है उसमें शिक्षा संलग्न सदस्यों का जो नीति बनानी है उसमें अधिक सहयोग होना चाहिए या होता है। अगला जो पॉइंट है इसमें बतलाया है सदस्यों ने रचनात्मकता, उत्पादकता एवं संतोष का विकास। सभी में क्या हो? रचनात्मकता और उत्पादकता और पूर्ण संतोष का भाव। पूर्ण संतोष का भाव किसमें? सदस्यों में। शिक्षा प्रशासन के जो सदस्य हैं उनमें। सदस्यों द्वारा प्रशासक या अधिकारी को अपनाना। सदस्यों द्वारा प्रशासक या अधिकारी को अपनाना। जो शिक्षा प्रशासक के जो सदस्य हैं उनके द्वारा प्रशासक या अधिकारी को अपनाना। ये नहीं कि उनके दोनों के बीच में क्या हो? मतभेद हो। मतलब दोनों का ही समन्वय होना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तो ये शिक्षा प्रशासन की लोकतंत्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा प्रशासन में सहयोगी भावना, कार्य तथा विचार स्वतंत्रता, व्यक्तियों का उचित आदर्श आज तत्वों के समावेश करने की प्रवृत्तियाँ अधिक सजगता एवं तत्परता से विकसित हो रही हैं। तो आज हमने आपको शिक्षा प्रशासन संबंधी नवीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करवाया। पहला था उसमें विद्यालय एवं समाज में समन्वय। विद्यालय और समाज में समन्वय होना चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण। जो प्रशासक हैं उनके व्यावसायिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण होने चाहिए। जैसे बीएड में आपको लोक प्रशासन का एक चैप्टर तैयार किया गया। जनसंपर्क की स्थापना पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया है। मैंने आपको बतलाया था कि लोक हित को ध्यान में रख करके जनसंपर्क किया जाना चाहिए। अगला है निर्देशन तथा मूल्यांकन का अधिक महत्व। आज के युग में निर्देशन के अंतर्गत निरीक्षण के अलावा निर्देशन को अधिक महत्व दिया गया। अगला था शिक्षा प्रशासन की
लोकतंत्रीय प्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत बतलाया शिक्षा संलग्न सदस्यों का नीति निर्धारण में सहयोग, सदस्यों का रचनात्मक उत्पादकता का पूर्ण और सदस्यों द्वारा प्रशासक और अधिकारी को अपनाना, ये शिक्षा संबंधी नीतियों के अंतर्गत बतलाया गया है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।